ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि देखो बीजेपी की टॉप लीडरशिप में सब कुछ अच्छा नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है, और एक केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि मेरे पास 252 सांसद हैं, मैं जब चाहूं तब सरकार को गिरा सकता हूं, नरेंद्र मोदी को पद से हटा सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी विचारधारा से बंधा हुआ हूं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये केंद्रीय मंत्री का बयान था। ये सब चल क्या रहा है सोशल मीडिया के ऊपर? देखो मैं इसकी बात करूंगा और लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, जवाब आपको उसी में मिल जाएगा। देखो अभी 2 दिन पहले ही अभी बीजेपी की स्थापना दिवस था, तो वहां पर हम एक बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब देखो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का क्या कांग्रेस जैसा हाल होगा या फिर कोई लीडरशिप उनको मिल चुकी है, एक मास लीडर उनको मिल चुका है जो बीजेपी को लीड करेगा और उसके फेस पर उसको वोट मिलेगा। तो यहाँ बहुत सारे नाम आते हैं कि अमित शाह, कैसे अमित शाह का उदय हुआ और किस तरह से उनकी जो पोजीशन है वो सेकंड पर आ गई है, लेकिन हालांकि मैं उनको सेकंड नहीं मानता, मैं उनको थर्ड मानता हूँ। योगी आदित्यनाथ को सेकंड मानता हूँ बीजेपी की पूरी हायरार्की में अगर देखेंगे तो उस पर मेरा विश्लेषण है, आप जाके देख सकते हैं। जब कोई ये कहता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, तो दोस्त अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आप सक्सेसफुल जोड़ी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तो है ही है, क्योंकि देखो अमित शाह का जो कद है वो बीजेपी में लगातार बढ़ा भी है और इन दो जोड़ी ने मिलकर ही चुनाव दर चुनाव जिताए हैं। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, फिर 2019 का, फिर 2022 का, लगातार इन्होंने चुनाव जिताए भी हैं। तो मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ी तो बन जाती है। लेकिन वहीं दूसरा सबसे बड़ा नेता, जैसे अगर मैं मेजोरिटी ऑफ द पूरे पत्रकारों की बात मान के चलो तो वो कहते हैं कि नंबर 2 पे अमित शाह तो आते ही हैं। देखो नंबर 2 पे अमित शाह क्यों आते हैं? देखो 2014 का जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता तो अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव को ऐतिहासिक जीत में मिली और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है तो उनको नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है बीजेपी का। फिर प्रमोशन करके उनको गृह मंत्री का पद दे दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट कौन है? जेपी नड्डा है। तो इस तरह से आप देखेंगे अमित शाह की जो पोजीशन है वो नंबर 2 है बीजेपी के अंदर, जब बहुत सारे पत्रकार इस तरह से विश्लेषण करते हैं। अब देखो तीसरा नंबर कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का, वो भी दमदार हैं, तो हो सकता है कि उनको प्रमोट किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि आरएसएस 2029 के लिए योगी आदित्यनाथ को क्यों तैयार कर रही है, वो मैंने वीडियो बना चुका है। फिर चौथे नंबर पर जेपी नड्डा का भी नाम लिया जाता है कि जेपी नड्डा भी एक अच्छा मास लीडर बन चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रेसिडेंसी में और उन्हीं की अध्यक्षता में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें कि 4 जीत चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका भी कद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो कह सकते हैं कि हाँ उनकी भी पोजीशन बीजेपी के अंदर अच्छी खासी हो चुकी है। लेकिन ये बात कहां से निकल के आती है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? देखो पहले आपको देखना पड़ेगा ये हेडलाइन जो कि लोकमत न्यूज ने बनाई है। वो कहती है ऑल इज नॉट वेल विद द बीजेपी टॉप लीडरशिप, यानी कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ बेकार है। तो इसमें एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने छापा, बोला कि मैं केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे ये बताया है और बकायदा छाप भी दिया है। देखो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि एक फेक न्यूज को छापना वेब पोर्टल में बहुत आसान होता है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं होती और उस पर कोई भी किसी भी तरह के नियम कानून नहीं होते हैं, तो वहां पर इस तरह की चीजें आती है, फेक अधिकांश होती है, ये क्लिक बेट तरीका होता है। लेकिन लोकमत एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, तो वहां का पत्रकार ने जब वहां के अखबार में छापा तो सनसनी बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जिस पत्रकार ने इस खबर को छापा तो पीएमओ से फोन पहुंच जाता है और कहा जाता है कि जिस रिपोर्टर ने, जिस पत्रकार ने इस खबर को छापा है तो साफ तौर पर उसको आप बर्खास्त कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि लोकमत जो अखबार है उसके मालिक का नाम है विजय दर्डा, जो कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं। उन्होंने फोन करके बकायदा रिपोर्टर को फोन किया, बोला कि आपको तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाता है और आपको कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया जाएगा। नोटिस पीरियड हमेशा अमूमन दिया जाता है कि आपके पास 15 से 30 दिन है और आपके बाद सब कुछ आपकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति ले लेगा। लेकिन लोकमत के जो मालिक हैं उन्होंने बोला कि हम आपको जरूरी नहीं समझते हैं कि हम आपको कोई नोटिस पीरियड दें, क्योंकि आपको तत्काल रूप से हमें यहाँ से बर्खास्त करना पड़ेगा और पीएमओ को इसकी खबर देनी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया पे बात है और जितेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने इस ट्वीट को किया था, तो वो ट्वीट पे आपके सामने लगा दे रहा हूं। देखो जिस मंत्री ने कहा था वो मंत्री कौन था? नाम नहीं लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हो सकते हैं। नितिन गडकरी ने ये कहा होगा। अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यही गैस किया है, अब लेकिन नितिन गडकरी तरफ से किसी भी तरह का खंडन भी नहीं आया है। तो नितिन गडकरी जी का नाम ना लेकर के मैं कहता हूं कि केंद्र मंत्री ने बोला कि उनके पास 252 सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को नीचे गिरा सकते हैं और विचारधारा से बंधे हुए हैं। अगर विचारधारा से नहीं बंधे होते तो मैं अब तक सरकार गिरा चुका होता। दूसरा ये बताया कि एक बार जब मीटिंग चल रही थी मेरी, तो मैंने पॉलिसी को लेकर के विरोध किया। जब मैंने विरोध किया तो नरेंद्र मोदी जी गुस्सा हो जाते हैं।
फिर मैंने उनसे बोला कि बात तो यही चलेगी, और दूसरी बात ये, आपने अगर दम हो तो मुझे अपने मंत्रिमंडल से हटा के दिखाओ, बाकी मैं आपको दिखाता हूं मैं हूं क्या। और तीसरी बात, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि एक बार मेरी झड़प हो चुकी थी, और एक बार फिर मैंने उनसे कहा कि आप सीबीआई, ईडी वगैरह आप विपक्षी दलों पर आप क्यों थोप रहे हैं, जबरदस्ती इसको राजनीतिक तौर पे आप इसका लाभ लेना क्यों चाहते हैं, जब गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने टोकते हुए यह भी कहा कि भैया मैं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री इसी नीति की वजह से आया हूं, बाकी आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नोक झोंक की बात सब उस केंद्रीय मंत्री ने कहा था। तो ये सारी बात सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता ही है। भले ही कांग्रेस के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं कि मसाला मिल गया हो, लेकिन मेरे और आपके लिए सही नहीं है। और वही अमित शाह को लेकर के कहा जाता है कि उन दोनों की, मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है, जो कि सुपरहिट जोड़ी है, इनमें भी दरार पड़ चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सिर्फ तारीफ ही तारीफ पसंद है और इतने आत्ममुग्ध हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी संसद में जब वो भाषण देते हैं तो उनके हर भाषण पर, उनके हर एक डायलॉग पर किस सांसद ने कितनी तालियां बजाई हैं वो तक गिनते हैं। अगर तालियां कम बजाएं तो वो खफा हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो मीडिया के अंदर आ रही हैं। लेकिन इसमें मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्त देखो, अभी जिस पत्रकार ने इस खबर को छापा उसकी नौकरी गई। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, देखो 303 आपके पास सांसद हैं, उसमें से 252 आपके पास हैं। ये थोड़ा सुनने में अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो सांसद का अगर प्रोफाइलिंग अगर आप करेंगे तो अपने दम पे सांसद जीतने वाले जो हैं आप उनको उंगलियों पे नहीं गिन पाओगे, यानी कि बहुत ना के बराबर हैं। बहुत ही लो प्रोफाइल सांसद हैं, अपने दम पर नहीं जीते हैं, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते हैं, उनकी मार्केटिंग की वजह से जीते हैं, बाकी अपने दम पर को नहीं जीते हैं। और उन सांसदों को यह भी पता है कि आने वाले भविष्य में भी कुछ बदलेगा नहीं, मोदी के नाम पर ही जीतेंगे। अगर उनका करिश्मा कायम है तो वो चुन करके दोबारा सांसद बन सकते हैं, और अगर उनका करिश्मा घट जाता है मोदी का तो हम चुन करके तो हम दोबारा से संसद में बैठने लायक नहीं होंगे। ये सारे सांसदों को पता है, लो प्रोफाइल। अब जिस भी केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि 252 उनके पास है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह संख्या बहुत ज्यादा बता दी गई है? तो ये थोड़ा सोचने वाली बात, और आप इस बात को सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो बात है वो गलत है पूर्ण रूप से। ध्यान रखिएगा दोस्त, हमेशा धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। अब यहां पे आपको धुआं उठता दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां आग ही नहीं लगी। जहां आग लगी होती है वहां आपको धुआं उठता दिखाई देता है। कुछ ना कुछ तो होगा। एक बात तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, जहां पे केंद्रीय मंत्री ने भी ये बोला था कि जो राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं उनको योगी सरकार में मंत्री तक नहीं बनने दिया था, नरेंद्र मोदी की ऐसी जिद थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2022 का चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश का, तो नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं की मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें साफ तौर पे उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हाँ, मेरी वजह से आपके बेटों को टिकट नहीं मिली। नाम उन्होंने राजनाथ सिंह का नहीं लिया, रीता बहुगुणा का नहीं लिया, लेकिन संदेश दिया कि आपको मेरी वजह से नहीं मिली टिकट, क्योंकि हम परिवारवाद नहीं चाहते। ये तो खैर ये सारी बातें खुल करके उन्होंने बोल दी थी बिना नाम लिए। और हमें तो पता नहीं कि अमित शाह के साथ नरेंद्र मोदी जी के बीच में क्या बातचीत हुई है, लेकिन क्या पता ये भी कह दिया हो कि परिवारवाद में तो भैया आप भी आ रहे हो, आप थोड़े छोटे हुए, आपका बेटा तो बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है। तो क्या पता कुछ कह दिया हो, या हो सकता है अमित शाह की कुछ बात ना मानी हो, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं ना। ईगो तो सभी में होता है, ईगो इनमें भी होगा। तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।